हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, ये दूसरी वीडियो है जो कि रिवीजन वीडियो, क्विक रिवीजन वीडियो है, इंपॉर्टेंट फॉर द एसएससी अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है 2021 या फिर सीएचएसएल 2021 की बात करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दोस्तों आपके लिए जितनी भी ज्योमेट्री की वीडियोस होंगी ये एक तरह से रामबाण का काम करेगी। आपको कुछ नहीं करना है, इनको एक दो बार देखना है जिससे आपको चीज़ें जो है बिल्कुल मेमोरी में रिटेन हो जाए, और ना सिर्फ रिटेन हो जाए बल्कि जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो आप चुटकी बजा के आंसर यदि करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको दोस्तों पिछली वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी देखिए और इस वीडियो को भी पूरा देखना। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हमने दोस्तों बात करी थी ट्राइंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, हमने मीडियम के बारे में जाना था, मैंने आपको इन सेंटर बताया था। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो सेंटर्स हैं, या फिर सेंटर्स के बाद हम बात करेंगे दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना, पूरा देखना है वीडियो को और अंत तक देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो का जो लिंक है अपने ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो का। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बात करी थी लास्ट में मीडियन के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू कवर इंपॉर्टेंट जो एक नेक्स्ट जो सेंटर होता है जिसको हम सरकम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो सरकम सेंटर दोस्तों क्या होता है और कैसे बनता है। मान लेते हैं ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल है। तो जब हम किसी भी साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, जब हम किसी भी साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोस्तों खींचते हैं तो जो एक पॉइंट मिलता है, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, वो पॉइंट दोस्तों सरकम सेंटर होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं, इस ट्राइंगल का नाम हम पी क्यू आर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और लेट इट बी सी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट सी है दोस्तों सरकम सेंटर है, ये हमको कैसे मिलता है जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं तीनों के तीनों लाइंस के या फिर तीनों की तीनों साइड्स के ट्राइंगल की, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम सरकम सेंटर बोलते हैं। तो इस सरकम सेंटर की दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो को आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सरकम सेंटर दोस्तों एक ऐसा पॉइंट होता है कि यदि मैं इसको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करना चाहूँ तो वो सर्कल ट्राइंगल के जितने भी वर्टिसेस हैं बाहर से टच करता हुआ जाएगा। मतलब क्या है, यदि मान लो हमने एक सर्कल ड्रॉ करा तो ये जो सर्कल है दोस्तों ये तीनों के तीनों वर्टिसेस को कुछ इस तरह से टच करता हुआ जाएगा, मतलब ये सरकम सेंटर बन गया इसका, ठीक है। तो सरकम सेंटर की खास बात क्या है कि जो वर्टेक्स से डिस्टेंस होती है इस पॉइंट की वो सेम होती है, मतलब PC बराबर QC बराबर CR, जिसको हम R बोलते हैं। R हमारा दोस्तों सरकम रेडियस, R क्या हमारा सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है R इक्वल्स टू ABC अपॉन 4 इंटू A। R इक्वल्स टू ABC अपॉन 4 इंटू A। अब ABC क्या है दोस्तों, यहाँ पर ABC क्या है, साइड्स है ऑफ ट्राइंगल, और A क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो R निकालने का जो बेसिक सा फॉर्मूला है ABC अपॉन 4A। दूसरा एक और तरीका है R निकालने का जिसको हम साइन रूल भी बोलते हैं। तो साइन रूल से क्या कहता है, A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B इक्वल्स टू C अपॉन साइन C, और ये दोस्तों डबल ऑफ R के बराबर होता है, डबल ऑफ R के बराबर होता है। मतलब यदि मान लो मैं इसको A मान लेता हूँ और इसको हम C मान लेते हैं और इसका हम दोस्तों B मान लेते हैं, ठीक है। ये फिगर थोड़ा गंदा हो गया है, एक बार इसको फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये दोस्तों
सर्कम रेडियस है जो कि आर से, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्कम रेडियस क्या होता है? एक ऐसा मतलब लेंथ होता है, यदि हम उसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ट्राइंगल के जितने भी वर्टिसेस हैं, तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ बाहर से जाएगा। तो हमारा सर्कम रेडियस है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द साइड्स। यहाँ पर ABC मतलब 3 साइड्स हैं, वो XYZ भी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइडेड बाय द 4 टाइम्स इनटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एक और तरीका दोस्तों, इसको साइन रूल बोलते हैं। तो साइन रूल के अकॉर्डिंग A अपॉन साइन A, मतलब जो आप साइड ले रहे हैं उसके सामने वाला एंगल लेना है A अपॉन साइन A, सिमिलरली B अपॉन साइन B, सिमिलरली C अपॉन साइन C, वो डबल ऑफ सर्कम रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट दूसरा मान लेते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि यदि मैं आपसे एंगल QCR पूछता हूँ, एंगल QCR, तो ये दोस्तों डबल होगा इस वाले एंगल के QPR के। सिमिलरली जो एंगल हमारा ये बनेगा RCP, वो डबल होगा RQP के। तो ये दो खास बात दोस्तों आपको पता होना चाहिए सर्कम सेंटर या फिर सर्कम रेडियस के बारे में, कि वो जो बीच वाला एंगल होता है वो डबल होता है वर्टेक्स एंगल के, और जो हमारे उसकी वैल्यू निकालने का तरीका होता है ABC अपॉन 4A। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो एक्यूट एंगल होता है और एक्यूट ट्राइंगल्स इट लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। जो न्यून कोण होता है दोस्तों, जो न्यून कोण त्रिभुज होता है, उसके लिए सर्कम सेंटर हमेशा अंदर की तरफ लाई करेगा, पहली बात है। दूसरी बात क्या है? फॉर राइट ट्राइंगल इट लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है वहां पर सर्कम सेंटर लाई करता है। मतलब यदि मान लो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करा है PQR का, तो यदि हम इसका मिड पॉइंट पकड़ेंगे तो ये हमारा सर्कम सेंटर होगा, और सर्कम सेंटर है तो मैंने आपको बताया कि वर्टेक्स से दूरी जो है वो सेम टू सेम इक्वल रहेगी। मतलब यहाँ पर भी दोस्तों CP बराबर CR बराबर CQ। तो आपको एक चीज यहाँ से नोटिस करनी है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है वो डबल ऑफ R होता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो सर्कम रेडियस होता है वो हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। हाइपोटेन्यूज का दोस्तों आधा होता है सर्कम रेडियस राइट एंगल ट्राइंगल की यदि हम बात करें, तो यू कैन सी सर्कम रेडियस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आई होगी। यदि हमें राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम रेडियस फाइंड आउट करना है या फिर सर्कम सेंटर फाइंड आउट करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, हाइपोटेन्यूज का आधा कर देना है, और जैसे ही आप हाफ करेंगे तो हमें सर्कम रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्यूट ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जो हमारा अधिक कोण होता है दोस्तों। ठीक है, मान लेते हैं हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो यदि हम इसके बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो करीब करीब इसका बाइसेक्टर दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करेगा, यू कैन सी। और यदि हम इसकी बात करेंगे तो इसका बाइसेक्टर करीब करीब दोस्तों यहाँ पे लाई करेगा, और इसका बाइसेक्टर दोस्तों करीब करीब यहाँ पे लाई करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमको इसका सर्कम सेंटर मिलेगा। मतलब क्या है कि जो हमारा सर्कम सेंटर होता है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के लिए वो आउटसाइड द ट्राइंगल लाई करता है, और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके नज़दीक होता है या फिर उसकी तरफ लाई करेगा आउटसाइड के रेस्पेक्ट में यदि बात करें। ठीक है, तो इट लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल नियर टू द लॉन्गेस्ट साइड, और यू कैन से अपोजिट
टू एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसके अपोजिट लाई करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा इन सेंटर होता है हमेशा, इन का मतलब अंदर, तो हमेशा इन सेंटर जो है वो ट्राइंगल के अंदर लाई करता है। जो हमारा सरकम सेंटर है एक्यूट के लिए अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर, और जैसे ही दोस्तों हम लोग ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनाएंगे तो वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और नियरेस्ट जो है वो जो सबसे बड़ी साइड है उसके नज़दीक में रहेगा। इतनी बात दोस्तों आपको सरकम सेंटर के बारे में समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्थो सेंटर या फिर एल्टीट्यूड के बारे में, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं दोस्तों एल्टीट्यूड या फिर यहां से बनता है हमारा ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ऑर्थो सेंटर अब क्या है, कोई भी एक हमने जनरल सा ट्राइंगल बना लिया, मान लेते हमने एक ट्राइंगल बना लिया एबीसी। जब हम एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री बनाते हैं, एल्टीट्यूड बनाते हैं, तो हमारा वो एल्टीट्यूड या फिर उसको हाइट बोलते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ से वर्टेक्स से इस पे 90 डिग्री ड्रॉ करा, तो ये हमारे पास इसकी एक हाइट निकल के आ जाएगी, इसको लेट एम। तो जब दो या दो से ज़्यादा एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है जिसको हम दोस्तों ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमने यहाँ से ड्रॉ करा है, इसको हम H2 बोल देते हैं, ये H1 है। सिमिलरली जब हम इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे, एक हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री H3, ठीक है। तो एक पॉइंट मिला हमको O जो कि हमारा ऑर्थो सेंटर है, ठीक। वो पॉइंट जो है वो हमारा ऑर्थो सेंटर है। तो ऑर्थो सेंटर दोस्तों वो पॉइंट होता है जब हम एल्टीट्यूड्स को ड्रॉ करते हैं किसी भी ट्राइंगल के, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है एल्टीट्यूड्स का या फिर हाइट्स का, वो हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। तो ऑर्थो सेंटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर के बारे में दोस्तों इस ट्राइंगल को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ मैं। मान लेते हैं H1 है दोस्तों, ये हमारी H2 और ये एल्टीट्यूड हमारा H3, ठीक। तो M N P ये हमारा फोर्स है, ठीक है। तो आपको कुछ बातें डायरेक्ट पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी छोटा सा एंगल निकलवा लेते हैं। तो हम आपको एक बात बताता हूँ, अगर मान लेते दोस्तों ये एंगल अल्फा है, कितना है ये एंगल अल्फा है, तो ये सामने वाला 90 है, तो ये दोस्तों कितना होगा 90 माइनस अल्फा होगा, बिल्कुल। ये 90 माइनस, तो दोस्तों ये भी कितना होगा 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो इसका मतलब दोस्तों 90 वाला जो ये वाला एंगल है वो अल्फा होगा। अब क्या है आपको समझना क्या है, डायरेक्ट क्या आप जो भी ट्राइंगल का देख रहे हैं, तो इस वाले ट्राइंगल का आप एंगल चेक कर रहे हैं अल्फा, तो इसके जस्ट अपोजिट वाले में जाना है जो कि वर्टिकली अपोजिट है। तो यहाँ पर जो वर्टेक्स एंगल बनेगा वो भी दोस्तों अल्फा ही बनेगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा बीटा है, तो आपको जड़ से यहाँ पर पूछ जाना है, और ये वाला दोस्तों हमारा एंगल है वो कितना होगा, ये भी बीटा होगा, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों यदि हमारा ये वाला एंगल गामा है, तो जैसे ही हम यहाँ से यहाँ पर कूदेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वाला एंगल भी दोस्तों हमारा गामा होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जब हम ऑर्थो सेंटर को स्टडी करते हैं या फिर ऑर्थो सेंटर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला। यदि हमें कोई भी एंगल फाइंड आउट करना है तो जस्ट हमने वाले ट्रायंगल में जंप कर देना है, और जंप करने के बाद जो वर्टेक्स एंगल होगा दोनों का सेम टू सेम मैग्नीट्यूड वाइज होगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। पहला रिजल्ट। दूसरे रिजल्ट की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, यदि हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ए से ओ की इनटू ओ से एम की, उनका जो दोस्तों वैल्यू है प्रोडक्ट करने पर, मतलब वर्टेक्स से ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर से इंटरसेक्टिंग पॉइंट का यदि हम प्रोडक्ट करते हैं तीनों के तीनों एल्टीट्यूड्स का, वो भी सेम टू सेम आएगा। मतलब AO इंटू OM बराबर BO इंटू ON बराबर CO इंटू
ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दो चीज़ें आपको दे देगा, तीसरी चीज़ की वैल्यू की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यदि आपको ये रिजल्ट नहीं पता होगा ना तो आपको परेशान कर सकता है सवाल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों इसके बारे में, ऑर्थो सेंटर के बारे में। यदि मैं आपसे पूछता हूँ एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल्स टू, ये दोस्तों 180 माइनस होगा एंगल, मैं BOC के अपोजिट में कौन है पीछे, एंगल A, एंगल BAC। तो आपको एक चीज नोटिस करनी है कि एंगल BOC प्लस एंगल BAC ये दोस्तों 180 डिग्री होगा। इसका मतलब कि जो बीच वाला एंगल होता है और ये ऊपर वाला जो एंगल है, ठीक है, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। कौन से एंगल होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो एंगल BOC एंड एंगल BAC आर सप्लीमेंट्री। मान लो ये एंगल 30 दे देगा तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए ये वाला एंगल 150 होगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा एंगल इसमें से 180 में से माइनस करके हमको मिल जाएगा। सिमिलरली हमारा एंगल BOA इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल BOA के सामने एंगल BCA। सिमिलरली यदि हमें निकालना है COA, वो भी दोस्तों किसके बराबर होगा? 180 माइनस CBA। तो तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको ऑर्थो सेंटर के बारे में बताया। सबसे पहला एंगल कैसे निकालते हैं, दूसरा जो प्रोडक्ट है ऑर्थो सेंटर से जो दूरी है वर्टेक्स की और जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो प्रोडक्ट सेम रहता है। तीसरी दोस्तों कि जो हमारे एंगल्स बनते हैं ऑर्थो सेंटर के साथ में और जो वर्टेक्स के साथ में वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत कम बुक में आपको ये मिलेगा कि यदि हम AO और OM का रेशियो निकालना चाहते हैं, ठीक है, यदि हमें AO और OM का रेशियो निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो वो रेशियो दोस्तों यहाँ से हमारे पास भाई A से चीजें यहाँ पर निकल रही हैं तो हमें cos A लेना है, ये पूरा का पूरा एंगल cos A डिवाइड बाय यहाँ पर cos B इनटू cos C। सिमिलरली यदि मुझे निकालना है BO अपॉन ON, तो ये दोस्तों कितना होगा, भाई cos B से निकल रही है और बाकी दोनों का प्रोडक्ट करना है cos A इनटू cos C। एंड सिमिलरली यदि मुझे CO अपॉन OP निकालना है तो cos C अपॉन cos A इनटू cos B, ठीक। तो ये सारी बातें दोस्तों ऑर्थो सेंटर के बारे में है। अब हम बात करते हैं कि ऑर्थो सेंटर की पोजीशन है। जैसे हमारा इन सेंटर हमेशा अंदर लाई करता है, सरकम सेंटर बाहर भी लाई कर सकता है, साइड पे भी लाई कर सकता है और अंदर भी लाई कर सकता है। जब हम बात करते हैं दोस्तों ऑर्थो सेंटर के बारे में, तो ऑर्थो सेंटर भी शिफ्ट होता रहता है। मतलब क्या है इसका, तो मैं रब करता हूँ। तो यदि हम बात करते हैं दोस्तों पोजीशन के बारे में, तो जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होते हैं, फॉर एक्यूट ट्रायंगल्स इट लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। तो जो न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज होते हैं, उनके लिए ऑर्थो सेंटर दोस्तों हमेशा इनसाइड मतलब अंदर की तरफ लाई करता है। ये पहला। दूसरा फॉर राइट ट्रायंगल्स, दोस्तों यदि हम राइट ट्रायंगल्स की बात करते हैं ABC, तो वी कैन सी कि जो हमारा ऑर्थो सेंटर है वो जहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस जहाँ पर मीट करते हैं वही हमारा ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर B जो हमारा पॉइंट है एक तरह से ऑर्थो सेंटर। तो वी कैन सी कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो वर्टेक्स होता है 90 डिग्री वाला वर्टेक्स वही हमारा ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। तीसरा फॉर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मान लेते हमने ऐसे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनाया, तो यहाँ पे यदि मुझे इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC के लिए, भाई अगर मुझे A से BC के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो अंदर तो जा नहीं सकता, वो इस तरफ आएगा। सिमिलरली मुझे यहाँ पर यदि इसका वर्टेक्स ड्रॉ करना है एल्टीट्यूड, यहाँ पर दोस्तों मुझे ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर दोस्तों ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के बाहर की तरफ लाई करेगा और जिस तरफ
जिस तरफ हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है जस्ट उसके पीछे वाले हिस्से पे लाई करेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी कैन सी इट लाइज आउटसाइड नियर टू या बैक साइड ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसके बैक साइड पे लाई करेगा हमारा ऑर्थो सेंटर। तो हमने दोस्तों पहले इन सेंटर आपको पढ़ाया, फिर हमने सेंट्रोइड पढ़ाया, फिर मैंने आपको इससे पहले हमने सर्कम रेडियस या सर्कम सेंटर पढ़ा था, फिर हमने ऑर्थो सेंटर पढ़े। तो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं वो मैं आपको कवर करा चुका हूँ। अब इनमें कुछ रिलेशन होता है दोस्तों, ठीक है। इस पर करता हूँ मैं। तो इनमें एक रिलेशन होता है कि ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन called Euler line। कि जो हमारा दोस्तों ऑर्थो सेंटर होता है, जो हमारा सेंट्रोइड होता है, जो हमारा सर्कम सेंटर होता है, वो तीनों के तीनों एक ही लाइन पर लाई करते हैं। वो लाइन दोस्तों हमारी यूलर लाइन बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारा ये देखो, ये हमारा ऑर्थो सेंटर है, ये हमारा सर्कम सेंटर है और ये हमारा दोस्तों सेंट्रोइड है। तो यहाँ पर ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम जो सेंटर है वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, उसको दोस्तों हम यूलर लाइन बोलते हैं। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेंट्रोइड है, भाई सेंट्रोइड का काम क्या है कि अपने मीडियन को या फिर अपने सीडियन को 2:1 में बांट देना। यही काम ये यहाँ भी करता है कि जो सेंट्रोइड है दोस्तों वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को वो 2:1 में डिवाइड करता है। तो आपको याद कैसे करना है, आपको एक टर्म याद करनी है ONGC, ठीक है, ONGC। तो ONGC में O मतलब ऑर्थो सेंटर, G मतलब सेंट्रोइड और C मतलब सर्कम सेंटर। तो आपको ऐसे क्रम वाइज याद रखना है कि पहले O आएगा, फिर G आएगा, फिर C आएगा और G जो है हमेशा जो सेंट्रोइड होता है वो 2:1 में डिवाइड करता है किसी भी मीडियन को। तो यही कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जो हमारा जो सेंट्रोइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको 2:1 में भाग कर देता है, फिर डिवाइड कर देता है। तो ये आप इससे याद रख सकते हैं। एन हमारा जस्ट एक याद करने का एक टर्म मैंने लगा दिया ONGC के, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना है कि जो हमारा सेंट्रोइड है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को जो उनके बीच की डिस्टेंस होती है उसको 2:1 में डिवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यदि हमें डिस्टेंस पता करनी है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। जो हमारा सर्कम सेंटर है और जो हमारा इन सेंटर है उनके बीच की डिस्टेंस दोस्तों कैसे पता करते हैं। यदि मान लो डिस्टेंस d है तो वही होती है r² - 2r × r, ठीक है। मतलब मान लेते हैं ये हमारा सर्कम सेंटर है, ये हमारा इन सेंटर है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कैसे पता करते हैं, इसका फॉर्मूला है r² - 2 ऑफ r × r, वो भी अंडर रूट में लेना है आपको, स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी दोस्तों एग्जाम में सवाल आ जाता है। तो यदि आपको डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पता होंगे तो देन यू विल बी इन ट्रबल। तो अपने आप को ट्रबल से बचाने के लिए यू हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज और फॉर्मूले, और आप जिसको जो भी कुछ समझना चाहें, बट ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट के बारे में। तो हमने लाइंस को कवर कर लिया ट्राइंगल के अंदर, हमने दोस्तों सेंटर्स को कवर कर लिया, हमने जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी कि ट्राइंगल कैसे बनते हैं उसको कवर कर लिया। नाउ दोस्तों एक और लाइन इंपॉर्टेंट लाइन होती है जिसको थिल्स थ्योरम या फिर BPT बोलते हैं। यदि मान लो दोस्तों हमारे पास एक ट्राइंगल है,
ट्राइंगल है और इसका मिड पॉइंट यदि हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये मान लेते हैं P और Q। इसका P और Q क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, ठीक। तो यदि AB और AC के मिड पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो ये जो लाइन बनेगी PQ, ये हमेशा पैरेलल होगी BC के, ये हमेशा BC के पैरेलल होगी, और जो इसकी वैल्यू होगी दोस्तों, जो PQ होगा वो हाफ ऑफ BC होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि जो हमारी PQ की वैल्यू होगी वो दोस्तों हाफ ऑफ BC के बराबर आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी का यदि हम बात करते हैं दोस्तों, इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। मान लेते हैं हमने मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए, ठीक है। ये मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए मैंने PQR। PQR दोस्तों क्या है? मिड पॉइंट्स हैं ऑफ AB, AC एंड BC रेस्पेक्टिवली, ठीक है। AB और AC, तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई यदि मैं दोस्तों यहाँ पर देखूंगा, हमसे पूछा जाता है कभी कभी, यदि मुझे एरिया ट्राइंगल PQR और एरिया ट्राइंगल ABC इनका रेशो डायरेक्ट दोस्तों सवाल पूछ लिया जाता है कि जो हमारा छोटू ट्राइंगल बना है बीच वाला, इसका पूरे के पूरे ट्राइंगल के साथ में किस तरह का रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है, किस तरह का रिलेशनशिप रहेगा। तो ये बात आपको बिल्कुल एज इट इज याद रखनी है कि कितने ट्राइंगल बने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मतलब जो हमारा ट्राइंगल PQR है वो पूरे ट्राइंगल का 1/4 है या फिर 1/4 है, ठीक है। तो इनका जो एरिया रेशियो आएगा दोस्तों 1:4 आएगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। डायरेक्ट बिल्कुल सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि PQR का जो रेशियो है पूरे वाले ट्राइंगल के साथ में कितना होगा, या फिर PQR यदि मान लो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ABC कितना होगा, तो ABC दोस्तों उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? और आगे बात करते हैं, ये सब चीजें आप नोट करते रहिए दोस्तों। तो कल मैंने दोस्तों इंटीरियर एंगल के बारे में आपको बताया था, और आज हम बात करते हैं थोड़ा सा एक्सटीरियर जो हमारे एंगल बाइसेक्टर होते हैं। मान लेते हैं यदि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, और मैंने इन वाली साइड्स को एक्सीड कर दिया, आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पर जो एंगल बनते हैं यदि मैं उनको बाइसेक्ट करता हूँ दोस्तों, तो जब हम बाइसेक्ट कर रहे होंगे इनको, तो हमें यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट मिलता है, लेट पॉइंट P, तो एंगल BPC दोस्तों जो हो जाएगा वो BPC जो होगा इन सेंटर में 90 प्लस होता है, और जो हमारा एक्सटीरियर वाला जो पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट जो है, मैं एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये 90 माइनस एंगल कितना हो जाएगा, या फिर इसको लिखते हैं BAC/2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों बात आपको याद रखनी है कि इसके सामने जो एंगल बनता है 90 में से आपको उसी को माइनस करना है। अगर मुझे BPC निकालना है तो 90 माइनस एंगल A/2 होगा। और यदि मान लो ये एंगल बाइसेक्टर दोस्तों अंदर बनता, ये एंगल बाइसेक्टर यदि हम एंगल बना, मतलब जो हमारा इन सेंटर वो यदि अंदर बनता, तो ये वाला जो एंगल है दोस्तों एंगल BIC वो 90 प्लस एंगल BAC/2 बनता, ठीक है। तो एक और चीज़ यहाँ से हमको निकल के मतलब आई है, यदि मैं दोस्तों इनको ऐड करता हूँ तो ऐड करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एंगल BPC प्लस एंगल BIC ये दोस्तों 180 डिग्री के होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए। यदि मान लो ये आपसे कह देता है कि एंगल 70 डिग्री है, तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 70 है तो ये दोस्तों 110 डिग्री हो जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर इट, यू हैव टू मेमोराइज इट। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, ये सारे रिजल्ट हैं आपको बिल्कुल एज इट इज याद होने चाहिए। मैं आपको रिटेन करा रहा हूँ, कहीं आपने पढ़े होंगे, आप बार बार इन चीज़ों को रिमाइंड करेंगे तो आपकी मेमोरी में, जहन में उतर जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट दोस्तों मान लेते हैं ट्राइंगल है, इसमें जब तक हम इसको पोलियो पिलाते हैं कि इसकी विजिबिलिटी कम हो रही है, तो तुम्हारे साथ जी तो कुमार विश्वास दोस्तों आपने सुना ही होगा, बड़े खूबसूरत शायर है, उनकी कुछ खूबसूरत पंक्तियाँ मेरे को याद आई हैं कभी कि जब आदमी सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर सारी की सारी जो दुनिया है जो उसको इग्नोर करती थी वो उसे मिलने के लिए ललायत होती है। तो बड़ा खूबसूरत लिखते हैं कि झूम रही है सारी धरती, झूम रही है सारी धरती, जबकि हमारे गीतों पर तब कहती हो प्यार हुआ है, तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है। तो जब हम सक्सेसफुल हो चुके हैं या फिर हो जाएंगे या फिर हो जाते हैं तो जो लोग हमसे बात भी करना पसंद नहीं करते हैं वो लोग भी हमसे अक्सर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, या फिर स्वार्थ में बोलिए या फिर दिल से बोलिए, जो भी कुछ है। बट उस टाइम पे दोस्तों चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं, क्योंकि समय दोस्तों बोलता है, आदमी के अल्फाज नहीं बोलते, आदमी का काम बोलता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। तो आपका काम है आपके शब्दों से ज़्यादा बोलता है। तो झूम रही है सारी धरती जबकि हमारे गीतों पर तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा। तो उस टाइम पे बस एहसानबाजी लगता है, एहसान। तो वापस से बैक टू द स्टडीज आते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों ट्राइंगल ABC, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। यदि हम दोनों को बाइसेक्टर खींचते हैं, ठीक है, मान लो इसका बाइसेक्टर हमने खींचा और इसका भी दोस्तों यदि मैं बाइसेक्टर खींचता हूँ तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। मान लेते हैं पॉइंट हमारा आया E। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल डायरेक्ट रिजल्ट है कि एंगल BEC आपसे पूछेगा तो वो हाफ होगा एंगल BAC के, वो दोस्तों हाफ होगा एंगल BAC के। मतलब ये वाला एंगल यदि मान लो थीटा है तो ये वाला एंगल दोस्तों θ/2 होगा। आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो ये बेसिकली डिटेल वीडियो तो है नहीं, फिर भी एक बार थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ये एंगल बीटा है तो दोस्तों ये भी एंगल बीटा होगा। तो ये एंगल कितना होगा 180 - 2 बीटा, ठीक है, 180 - 2 बीटा। तो यदि मैं एंगल ए निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180 - 2 अल्फा माइनस 180 प्लस 2 बीटा। तो थीटा हमारा दोस्तों 2 बीटा माइनस 2 अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा। अगर मैं ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ लगाता हूँ, अगर मैं θ/2 की वैल्यू निकालता हूँ तो 180 में से माइनस करेंगे दोस्तों अल्फा को, और यहाँ पर 180 और यहाँ पे माइनस, और ये कितना हो जाएगा 180 - 2 बीटा माइनस 2 बीटा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा 180 - बीटा। ये पूरा का पूरा एंगल दोस्तों, ठीक है, 180 - बीटा। और यदि हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 180 प्लस के बीटा, ठीक है। तो यू कैन सी कि θ/2 = बीटा माइनस अल्फा। तो आप ये देख पाएंगे कि जो एंगल है ये डबल का रिलेशन है, मतलब बीटा माइनस इसकी वैल्यू कितनी है एंगल ABC ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, और ये एंगल हमारा BC, ये कितना हो जाएगा एंगल ABC/2, ठीक है। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट दोस्तों आपको पता होना चाहिए, और प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रूफ के लिए हम लोग हैं यहाँ पर, बट आपको प्रूफ आएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्रूफ आने से आपका दिमाग जो है प्रॉपरली एग्जाम में कभी कभी जब स्टक हो जाता है तो आप तुरंत से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं बिजली की रफ्तार से, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट मान लेते हैं दोस्तों, ABC एक ट्रायंगल है और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया P पॉइंट पर, और ये कोई भी जनरल लाइन हमने T पॉइंट ले लिया, ठीक है, कोई भी हमने एक T पॉइंट ले लिया। एंगल PAT जो होगा दोस्तों
हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी, और ये वैल्यू वाइज हाफ ऑफ एंगल बी माइनस सी होगा, ठीक है। वैल्यू वाइज मतलब क्या है, ये पॉजिटिव रिजल्ट होना चाहिए, डिफरेंस हमको लेना है, पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2, ये फिगर में ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइन इधर बन जाए, ये लाइन इधर बन जाए दोस्तों, ठीक है, तब भी आंसर हमारा सेम टू सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, तो यदि मान लें ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल से हमने 3 सीपीएम ड्रॉ करे, एम और एन, ठीक है। तो बी एम अनुपात एम एन अनुपात एन सी, ठीक है। तो जिस रेशो में बेस डिवाइड है उसी रेशो में एरिया भी डिवाइड होगा, ये बात आपको कंठस्थ होनी चाहिए, हाँ भाई। जिस रेशो में बेस डिवाइड हुआ उसी रेशो में एरिया भी डिवाइड होगा, तो इसका मतलब एरिया ट्राइंगल बी ए एम ट्राइंगल एम ए एन और ट्राइंगल एन ए सी, ये बिल्कुल सेम टू सेम इक्वल, मतलब जिस रेशो में बेस डिवाइड हुआ उसी रेशो में एरिया डिवाइड होगा। बहुत छोटा सवाल पूछ लेता है कि भाई मान लेते हैं ए बी सी, इस ट्राइंगल का एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमने इसको 4 और 6 में डिवाइड कर दिया, तो हमसे पूछा जाएगा एरिया ट्राइंगल डी ए एम, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि जिस रेशो में बेस डिवाइड है उसी रेशो में एरिया भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब भाई इसको 60 को आपको 4 और 6 में डिवाइड करना है, मतलब 2:3 में डिवाइड करना है। तो 2 और 3 मतलब 5 की वैल्यू दोस्तों यदि 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 12, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48, 24, और ये कितना हो जाएगा, 9 की वैल्यू 24 और 12 की 36, तो जो एरिया है वो 24 और 36 में डिवाइड हो जाएगा। बहुत बेसिक सी बात है, बट कभी कभी एग्जाम में आप भूल जाते हैं, तो आपको याद रखनी है। बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखने को बोल रहा हूँ, बट दोस्तों यदि आपको एक्सेल करना है, दूसरों से आगे निकलना है, यू हैव टू बस यू हैव टू, आगे आप समझ ही गए कि आपको करना ही है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। आपका एग्जाम कोई और तो देने जा नहीं सकता, और यदि आपको 100 आउट ऑफ 100 या फिर 100% मार्क्स चाहिए तो मेहनत भी आपको दोस्तों 100% से ज़्यादा करनी पड़ेगी, बिकॉज जब आप 100% से ज़्यादा अपना एफर्ट लगाएंगे तब जाके आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। और ये मैं नहीं बोलता कि कोई भी जो टॉपर बच्चा जो कि एग्ज़ाम में टॉप करता है, क्रैक करता है एग्ज़ाम को, उसको पता है जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, जब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ ट्राइंगल्स में, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट ट्राइंगल्स हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल और एक दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये दो इंपॉर्टेंट ट्राइंगल्स हैं जहां पर अक्सर सवाल बन जाते हैं, और यहाँ पर दोस्तों आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में पता होगा कि पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है इसकी सारी साइड बिल्कुल सेम टू सेम होती हैं, सारे एंगल भी सेम टू सेम होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यदि सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो पता करते हैं, हाँ सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो पता करते हैं, तो वो रेशियो मेरे हिसाब से 1/2 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, आर की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, ABC/4A, और ये होता है A/S, ये बताई थी मैंने। तो A × A और 4 × √3/4 इंटू साइड स्क्वायर अपॉन √3/4 इंटू साइड स्क्वायर और 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 से 4 बन जाएगा, A² से A² बन जाएगा, A/√3, और दोस्तों यहाँ से भी कितना आएगा ये ऐसे, तो √3A/4 12, कुछ गड़बड़ तो नहीं करा हमने, एरिया बॉक्स है, अच्छा सेमी पेरिमीटर है तो दोस्तों इसको आधा भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब
में हो जाएगा 2√3/12, तो ये हो जाएगा 12a अपॉन 3 दूनी 6a, ए से ए में बढ़ जाएगा 2/1। ठीक है, तो ये मैंने आपको बोला था कि जो हमारा सरकम रेडियस होता है वो डबल होता है इन रेडियस का यदि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं। मतलब यदि मैं इसका सरकम रेडियस बनाऊंगा और इसका इन रेडियस बनाऊंगा या फिर इन सर्कल बनाऊंगा तो डबल का रेशियो दोस्तों इसमें चलेगा। और इनकी यदि हम वैल्यू की बात करेंगे तो r जो होगा दोस्तों, r कितना होगा, ठीक है, तो r कितना आ रहा था a/√3 जो हमारा सरकम रेडियस है वो a/√3 आता है। और दोस्तों जो हमारा स्मॉल r है वो a/2√3 आ जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका। ठीक है, a/2√3। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो उसको भी पढ़ते हैं आगे जरा। तो बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों एरिया निकालने के। मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है, दूसरा मार्कर पता नहीं मेरा कहीं खो गया, ढूंढना पड़ेगा। खो जाती हैं चीज़ें, कोई बात नहीं, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो बेसिक सी बातें, पाइथागोरस थ्योरम आप दुनिया में मतलब पढ़ी होगी आपने, बहुत बार पढ़ी होगी। तो वही है, पहली बात तो h² = p² + b², परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं, जो एक्चुअली में हमारा एंगल होता है, जिस एंगल को मैं देख रहा हूँ उसके सामने वाला दोस्तों परपेंडिकुलर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं यदि हम इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। पहला दोस्तों p × b हाफ इंटू p × b, मतलब हाफ ऑफ दैट इज परपेंडिकुलर इनटू बेस, उसका आधा करना है तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। लेकिन एरिया के दोस्तों बहुत सारे तरीके भी हैं। पहला, दूसरा, इफ S is the semi perimeter and R is the circumradius, then area। सीधा सीधा सवाल दे देगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका सेमी पेरीमीटर है, जिसका पेरीमीटर इतना है और उसका सर्कमरेडियस इतना है, तो उसका एरिया फाइंड आउट करिए। तो बच्चा उसमें सारी चीज़ें निकालेगा, साइड वगैरह निकालेगा, बी निकालेगा। बट आपको डायरेक्ट रिजल्ट दोस्तों पता होना चाहिए, वो होता है S × S - 2R। ये हमारा एरिया निकलता है S × S - 2R यदि हमें ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर और सर्कम रेडियस पता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, इन रेडियस R। तो इन रेडियस दोस्तों होता है यहाँ पर p + b - h/2। जो हमारा इन रेडियस होता है वो दोस्तों p + b - h/2 के बराबर होता है। यहाँ से कुछ और आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर यदि मैं इसको 2r लिखता हूँ तो p + b, और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो डबल होता है किसका, सर्कम रेडियस का। तो h बराबर 2r भी होता है, तो यहाँ पर हम इसको 2r लिख सकते हैं। यू कैन सी r + r, इसको इधर ले आएंगे तो p + b, r + r का जो सम होता है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस का आधा होता है। मतलब r + r मिला के परपेंडिकुलर प्लस बेस को हाफ करेंगे तो हमें r + r की कंबाइंड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट और रिजल्ट बारे में बात करते हैं इसके ट्रायंगल के। मान लेते हैं दोस्तों मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा BM, और इसकी वैल्यू हमको पता है, ये x है, ये हमारा y है।
ठीक है, AM की वैल्यू x है और MC की वैल्यू y है, तो हमसे तीनों वैल्यू पूछ सकता है। AB कितना होगा, BM कितना होगा और BC कितना होगा, ठीक है, BC कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो BM होगा वो अंडर रूट ऑफ XY के बराबर होगा। इट विल बी अंडर रूट ऑफ x इंटू वाई, मतलब x इंटू वाई का यदि मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा तो हमें BM की डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली दोस्तों जो AD की वैल्यू है वो x इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई उसका स्क्वायर रूट है। तो x के सामने x आएगा और फिर पूरे हाइपोटेन्यूज को आपको ऐड करना है, मतलब x प्लस वाई और उसका स्क्वायर रूट करना है। सिमिलरली दोस्तों तो ये एक्स वाई और ये x इंटू एक्स प्लस वाई। सिमिलरली दोस्तों यदि हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y जो है y के सामने, तो यहाँ पे y के नजदीक है तो y इंटू एक्स प्लस वाई, इसका भी स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों डायरेक्ट रिजल्ट, आपको दो वैल्यू दे देगा और परेशान करेगा कि आप ये निकालिए ये निकालिए। यदि आपको ये रिजल्ट पता होंगे तो विद इन सेकंड यू कैन फाइंड द आंसर, अदरवाइज तो आप न जाने क्या क्या थ्योरम लगाते रहेंगे और फिर बहुत देर में आपका आंसर आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल्स के, इसके बारे में नेक्स्ट। हाँ, अगर मान लो दोस्तों एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास और इसके अंदर मैंने एक सर्कल बनाया। ये कौन सा सर्कल है दोस्तों, ये हमारा इन सर्कल है, ये हमारा इन सर्कल है। तो जहां पर ये टच करेगा हाइपोटेन्यूज को, मान लेते हैं वो पॉइंट हमारा x और y आ गया। ठीक है, तो हमसे सिंपल सा पूछ देगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिन बच्चों को ये बात नहीं पता होगी वो परेशान हो जाएंगे और जिनको पता होगी वो विद इन सेकेंड्स, मतलब पलक झपकते आंसर बता देंगे कि वो जो आंसर होगा दोस्तों x इंटू वाई के बराबर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप किसी बच्चे से पूछ लेना, यदि ये रिजल्ट पता है तो ही बता पाएगा, वरना आप परेशान हो जाओगे, आंसर नहीं निकालते रहोगे। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको पता चली होगी, यदि हमें किसी राइट एंगल ट्रायंगल में इन सर्कल बना दिया और ये हमारे पास टेंजेंट हो गए, तो ये पॉइंट जो है हाइपोटेन्यूज पे लाई करेगा, तो ये टेंजेंट हो गया हाइपोटेन्यूज एक तरह से, तो दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ए से मान लेते हैं पॉइंट M आ गया, तो AM की वैल्यू x है और MC की वैल्यू y है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दोस्तों सिंपल होगा x इंटू वाई। क्लियर? नेक्स्ट, स्क्वायर इन ए राइट ट्रायंगल। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर फिट करने का भी तो दोस्तों कभी कभी सवाल आ जाता है कि मान लेते हैं एक है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके अंदर हमको मैक्सिमम साइड का हमें स्क्वायर फिट करना है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो स्क्वायर है इसकी साइड A है, ये B है और ये दोस्तों B है और ये हमारे पास H है। ठीक है, तो जो A की वैल्यू है दोस्तों P इंटू B अपॉन P प्लस B, जो मैक्सिमम साइड का जो स्क्वायर है उसकी जो साइड होगी वो A इंटू B, मतलब P इंटू B परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइड बाई P प्लस B। यहाँ से आपके पास डायरेक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। नेक्स्ट, और तरीका क्या हो सकता है, स्क्वायर कुछ हाइपोटेन्यूज पे बना देगा। ठीक है, इस तरह से कुछ स्क्वायर बना देगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना होगा तो बड़ा आसान हो जाएगा दोस्तों। तो ए स्क्वायर इट इज P इंटू B और P प्लस B का होल स्क्वायर। एरिया निकालना तो आपको आते ही होगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में दोस्तों मान लीजिए है ये पॉइंट M और N, ये वैल्यू हमको x और ये वैल्यू दोस्तों y। ठीक है, हमसे पूछेगा एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ या फिर जो स्क्वायर है उसकी साइड की वैल्यू बताओ, साइड लेंथ बताओ। ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों ये एंगल भी हमारा 90 है, तो ये एंगल कितना होगा थीटा,
और हमें पता है स्क्वायर में सारी साइड्स 90 डिग्री होती है, ये भी 90 होगा तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। ये 90 तो ये भी 90, तो ये एंगल दोस्तों कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा और यहाँ पर दोस्तों थीटा होगा। तो हमसे पूछा है सिंपल एरिया ऑफ स्क्वायर बताने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा आसान, ठीक है। तो बड़ा आसान किस तरह से है, यदि हम छोटे वाले ट्राइंगल में कोई ट्राइंगल नंबर 1 ले लेते हैं, इसको ट्राइंगल नंबर 2 ले लेते हैं, तो ये ट्राइंगल 1 tan थीटा लगाते हैं तो परपेंडिकुलर ऑन बेस, तो परपेंडिकुलर दोस्तों इसका a और बेस है इसका x, ठीक है। अब हम ट्राइंगल 2 में भी tan थीटा लगाएंगे, सो इन ट्राइंगल 2 tan थीटा, तो अगेन इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर दोस्तों कितना है a सॉरी y और बेस कितना है इसका, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका बेस है दोस्तों a। तो यहाँ से पहले और दूसरे से tan थीटा की वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ये इक्वल होगी, इसका मतलब a अपॉन x बराबर y अपॉन a, तो a स्क्वायर बराबर x इंटू वाई। तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है दोस्तों x इंटू वाई के बिल्कुल बराबर आएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा वो x इंटू वाई के बराबर आएगा। तो हो सकता है दोस्तों कि कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय करा होगा। अगर आपने एंजॉय करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को शेयर करें। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, और जो भी आप ग्रुप फॉलो करते हैं, तो प्लीज़ लिंक शेयर करिए वीडियो का। और जो फर्स्ट पार्ट है उसको ज़रूर से देखिए, आपका ज्योमेट्री बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद हम 50 कम से कम इंपॉर्टेंट जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, उन सवालों को हम करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपका ज्योमेट्री बिल्कुल एग्जाम से पहले रिवाइज हो जाएगी। और यदि आपका कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए, और आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें हम लोग आपके लिए ज़रूर से कुछ अच्छा होगा यदि कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिए एंड पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर। एंड दोस्तों प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करो, मज़ा आएगा आपको भी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी जो मेहनत है वो आप तक पहुँच रही है। सो बाय, टेक केयर।